नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम यूनिट 7 की कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ अध्ययन कर रहे हैं और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं राजा निर्वंशिया कहानी। राजा निर्वंशिया कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में होता है और राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह है। कमलेश्वर की और अगर कहानी संग्रह देखें तो पहला आता है राजा निर्वंशिया जो 1957 में प्रकाशित होती है। कस्बे का आदमी 1958 में प्रकाशित होती है। खोई हुई दिशाएं 1963 में प्रकाशित होती है। मांस का दरिया 1966 में, मांस का दरिया 1966 में। आज़ादी मुबारक 2002 में प्रकाशित होती है। ये उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। राजा निर्वंशिया जो कहानी है, इसका मुख्य पात्र अगर हम देखें तो इसमें आएगा जगपति जो नायक है, चंदा नायिका। जगपति और चंदा ये दो मुख्य पात्र हैं जो कि इस कहानी की सारी कहानी बुनी गई है। इसमें गौण पात्र में देखें तो मेहतरानी आएगी, चाची, सखुरे आदि इसके प्रमुख गौण पात्र हैं। इसका विषय में यह दिखाया गया है कि यह कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। कस्बाई मतलब गांव से संबंधित, जो आम आदमी की ही कथा कहती है। लेखक ने दो भिन्न युगों की कहानियों को निरूपित द्वारा दाम्पत्य और आर्थिक उसकी संबंधों की समांतर रूप में इस कहानी में रख दिया गया है। मतलब एक आम आदमी कहानी और इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और ये पति पत्नी जो दाम्पत्य होता है उसकी आर्थिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियां साथ लेकर इस कहानी में चलती है और इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो दिया गया है, पहला है एक राजा निर्वंशिया था। क्या था? राजा निर्वंशिया, जिसमें माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके पास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आजकल लाइन बाय लाइन पूछी जाती है। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, मतलब 6 ढेला, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो पहला जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे उसमें सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, बाकी जो बाद जो होता है वो उसमें बना हुआ रहता है। आगे है, इसमें कहता है कि राजा जो निर्वंशिया है उसमें वो, एक मिनट थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल इधर उधर हो गया है। अब आगे हाँ ये तो पहली जो ये लड्डू रहती है उसमें चढ़ाई जाती है, टीका लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, बाकी 5 की दबी पूजा ग्रहण करती रहती हैं। एक और दीपक की बाती स्थिर जलती रहती है। मंगल घट रखा जाता है जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता है। सभी बैठे बच्चों की मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने में स्थिर उभरती रहती है। मतलब उस पूजा पाठ में बहुत ही एकदम ध्यानपूर्वक या उत्सुक के साथ सभी बच्ची उसको देखते रहते। एक राजा निर्वंशिया थे।
माँ सुनाया करती थी उनके राज्य में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा की सुंदर और राजा के बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। इंपॉर्टेंट है, पहला पात्र यहाँ पर आता है। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। कहाँ जाते थे? मिडिल स्कूल में। दोनों पढ़ने जाते थे, दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, इसलिए बराबरी की निपटी थी, मतलब क्लास फ्रेंड थे दोनों। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील या मुहरारी हो गए, मतलब ये वकील बन गया और एक मास्टर बन गया। स्कूल में नौकर मतलब स्कूल में काम करने वाला। जिस साल जगपति मुरहरी हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हो गई, पर ऐसी हुई कि लोगों में तमाशा बना देना चाहा। मतलब जो शादी हुई जगपति का, उसमें लोगों का, गांव के लोगों का, आदमी का तमाशा बनाना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की विदा नहीं होगी, क्योंकि लड़की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पढ़ेगी जब पहली विदा की शायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे, जो नियम है उसको कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अपनी जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। मतलब उन्होंने जो लड़की नहीं विदा दी थी उसका गलती मानकर वो वहाँ से लड़की को विदाई दे देते हैं। आगे कहता है, जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली, पूजा पाठ में समय कटने लगा, दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सास को रोग था। उन्हें 101 दिन में उन्हें अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया। क्या? चंदा को पास बुलाकर समझा दिया कि बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का था पाला है। उसका बेटा जो है जगपति बहुत प्यार से पाले हैं, बहुत दुलार करके रखे हैं। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं दिया या नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। एक प्रकार से यहाँ पर सांप लौट जाना का मतलब मुहावरा है। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहती है बेटा अब इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई। मतलब उनका देहांत हो जाता है। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वो गोद में ना खिला सकी। ये बात सही है। एक माता पिता का अंतिम इच्छा यही रहती है कि अपने पोते नाते के साथ खेले,
लेकिन यहाँ पर जगपति की माता का इस सपना का संपन्न नहीं हो पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसके जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती है, अपनापा बरसता रहता है। उसे लगता है जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उनके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, है ना। उस पर उस दफा जब गए तो 7वें दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री के साथ लेकर खोजने के लिए निकल गई। जैसे यहाँ पर हम लोग शुरू में बात किए थे कि ये कहानी दोहरा कहानी लेकर चलती है, तो यहाँ पर वही बात शुरू हो गई है। राजा और रानी की कहानी, साथ ही साथ जगपति और चंदा की कहानी। राजा यहाँ पर जो है ना आखेटे के लिए रोज जाते थे, लेकिन 7वें दिन लौट आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो लौटकर नहीं आते हैं, और इस चिंता के विषय को लेकर रानी जो रहती है एक मंत्री के साथ उनको खोजने के लिए जंगल निकल जाती है। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ता है। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। इम्पोर्टेंट है पात्र दयाराम। वह गया था कि 10वें दिन जब जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर पर डाका पड़ गया। किसी मुसफरी ने सारी खबरें पहुंचा दी थी। लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट लिया। आखिर पुश्तैनी जमीन एक लौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ गया। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने खूब बंदूकी चलाई तो सबकी घींघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। मतलब हिम्मत करके उनका डाकुओं का सामना करना शुरू कर देता है। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। वे हवाई बंदूकें इस ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाई जवानों, पर दरवाजे तड़तड़ टूटते गए रहे, और अंत में एक गोली जगपति की जांघ पर पार कर निकल गई। दूसरी ओर उसकी जांघ और कूल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोती कल्पती और मनोती मनाती जहां वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का घर या गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती वहां से जाते, मतलब उनके दोस्त के घर से, दयाराम के घर से। पर धीरे धीरे उन लोगों ने खबर लेना छोड़ दिया। मतलब अब समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है वो उसको खबर लेना उसका छोड़ दिया जाता है। एक दिन ठीक होने वाला घाव तो नहीं था, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन में 6 इंच गहरा घाव था। 6 इंच का गहरा, उस गोली लगने से उसका जगपति का घाव हो गया था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों देखभाल करते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलें से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में इस अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 घाटे थे। मरीजों के कमरे में से लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक और आराम कुर्सी थी, एक नीची सी मेज थी। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। ये इम्पोर्टेंट है, मुख्य इम्पोर्टेंट पात्र यहाँ पर हम सभी के बीच में आया है।
ये बच्चन सिंह, ये यहाँ से इनका बहुत भारी भूमिका रोल देखने को मिलेगा। बच्चन सिंह कंपाउंडर जमे रहते अस्पताल में, या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा के हाथ पैर तोड़कर लेने वालों एक आधा लोग। छठे 6 माह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घरवाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते, और फिर उसके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। मतलब ऐसी स्थिति थी उस हॉस्पिटल की स्थिति। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पकड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी पर ही सांस रोके खड़ी थी और रोगियों से बात करते जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति पूरी तरह करा रहा था। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रहा था। मतलब इतनी जोर से दर्द हो रही थी तो उसको वो दबाने या पर सहने की कोशिश कर रहा था। कौन? जगपति। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने उसे धीरे से छू लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ये आ चुका है। दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों की पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ, और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाते हुए फुसफुसाया, चारों की हिम्मत टूट जाती है ऐसी। ये बच्चन सिंह कहते हैं। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं 2 आंखों की करुणा उसे घेरी रही। मतलब जब तक उसका मरहम पट्टी रहता, उसकी पत्नी सामने रहती और वो उसकी आंखें हमेशा नम रहती। और हाथ धोते समय जब वह चंदा की उन चिड़ियों से कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उसे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाई तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती फिर भी, है ना। मतलब उनको बहुत अच्छी अच्छी दवाई का नाम पता है लेकिन हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत है। ये जगपति ये बच्चन सिंह चंदा को समझाया जा रहा है। तो किसी दूसरे अस्पताल में नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं इंतजाम करके ला दूंगा, महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, पर ताकत की दवाइयाँ बड़ी ज़रूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को उसका अटकाव मिल गया हो। कहने का मतलब है वो जो निराश बैठी हुई थी चंदा, एकदम हताश होके, वो किसी प्रकार से अब मतलब थोड़ा सा उसको साहस या एक प्रोत्साहन जैसे उसको आश्वासन दिया गया बच्चन सिंह के द्वारा, है ना।
आकर वह जगपति की खाट से लगाकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की लालटेन को लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख चंदा ने जगपति की कलाई दबाते हुए धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनबने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाई तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारे औकात इस दवाइयों की नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ये लाइन पूछी गई है। औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की नहीं। ये कथन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। औकात पैसे की देखी जाती, औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की तुम तो देखा जाएगा। मतलब ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए इसमें। तुम नहीं जानती, कर्ज कोड़े का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी गलते रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरी रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी हुई थी। मतलब तीसरे दिन रोज आ गया था। और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट की भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिकता पीड़ा की असहाय रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रही है, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाली दीन दया झुंझता रहा हो। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंदा ने देखा तो वह सब सह ना पाई। मतलब उसके अंदर जो दर्द या पीड़ा या टीस थी, वो उसको देख के वो सह ना पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तुम कभी किसी उधार से पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए ही थे, और तुम्हारे सामने स्वीकार करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते हुए तुम्हारा झूठ पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई, और वह बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी मेहरबानी की नहीं है, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी की नहीं है। मैंने हाथ के कड़ा बेचने के दे दिया था, उसी में आई है। मुझसे पूछ तक नहीं। जगपति ने कहा, जैसे खुद मन ही कमजोरी दब गई। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दवा की ओढ़ ली जाती। उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में पड़ी पड़ी बातें कह जाता, ज्ञानों की तरह सीख देता। और जब चंदा अंधेरे होते होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते वह बात दबा सी गई। बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाई खाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी से लेटा हुआ था, है ना। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान कभी उसे लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क किसी दवाखाने में घुस गई। दीन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाइयों की अलमारी की स्थिति अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों में अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे उसके किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। मतलब उसका जो एहसान का जो है ना, वो अब उसका एहसास होने लगा। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता जा रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसमें जिसमें पानी की गहराई
पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया है, मतलब जैसे प्रवेश करता है वो देखते रह जाता है। चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिल गई हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थितियां कौंध गई। उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे एक वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी से बे आवाज थी और निरर्थक होते हुए भी सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उसने उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण में मुक्त कर लेती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक रुक गया और मरीजों के कमरों में से एक कराह की आवाज दूर मैदान को छू कर निकल गई। मतलब ये आवाज जगपति की थी। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने संयत को करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी कड़ा और बढ़ा दिया। मतलब उसका जो कर्ज है उसको लौटाने देना चाहता है। किसको? बच्चन सिंह को। जैसे देने का साहस न होते हुए भी काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी कायर को एक बार देखते हुए अपनी आंखों को उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे बोला, लो। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथों से लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी, मतलब उसको समझना चाह रही थी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने कड़ा उसकी कलाई से पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर चल दिया। काली बुरी तरह बढ़ गई थी, मतलब अंधेरा हो गया था। सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभक था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौह बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती और सांस की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आते जा रहे थे, है ना, अनगिनत भाव आते जा रहे थे, और जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निहारता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल पड़ गया हो। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित था। देखिए, बीच में वो कथा चली, उसके बाद फिर यहाँ पर वो उसका राजा और रानी का यहाँ पर बात शुरू हो गई थी। जो राजा जंगल में एक बार गया था और फिर वापस नहीं लौटा था, उसको खोजने के लिए रानी और मंत्री साथ लेकर चले थे, लेकिन अब यहाँ पर वो लोग वापस लौटे हैं। उससे पहले ही राजा यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। किसका? रानी का। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा को प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गड़ती रही थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट करने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की तरह मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनीपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ हो गया था? मैनीपुरी के सदर अस्पताल में उसका तबादला हो गया था। किसका? बच्चन सिंह का। और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन की रोग में घिरे रहते बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा दिया जा रहा था तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, फिर मैनीपुरी की सिवा कहाँ जाएगा? पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अखत भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसकी इस सूचना में कुछ ऐसी नुकीले कांटे देखने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर भी बिंध सकते थे।
तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपने मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बना बादल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालात सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने की फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तो रात झुक गई आई थी। फिर उसकी गली में शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था, पर गली में आते ही उसे लगा जैसे वह वनवास काटकर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी पर सुनहरी फेंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुँह आने पर बुरी तरह से भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड़े में कुप्पी के मदीन प्रकाश में मतलब धीरे प्रकाश में खसरा खतोनी बिछाए मिजान लगाने की मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा मतलब बरामदा से, और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है। तो ये जो कि पहले भी गांव के लोग उसके प्रति गलत व्यवहार करते थे, अब भी उसके प्रति गलत व्यवहार ही किया जा रहा है। ये बात सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जलाओ ना, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसी ही काम चला लो। मतलब वो चंदा रिप्लाई देती है कि तेल नहीं है, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा ना तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया, मतलब वो उसको डांटती है। और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट लगा दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी गहराई की उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिन एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसी अस्पताल से लाए गए हैं। मतलब वही जो आदमी उसको घर आते ही उसको सुना दिया था, वो एक प्रकार से व्यंग था। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और शक्ति चंदा ना जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद ना आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर से मोहक भयावना सा जाल बैठ गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसके स्वयं का आकार बहुत तीक्ष्ण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैले दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह फिर सिह उठता, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से घोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम, जिसको बार्बर कहते हैं। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। मतलब ये अंधेरे में वो एक प्रकार से अनुमान करता है या भयावह देखता है। उसके अपने ज़िंदगी में इतनी कठिनाई आ गई थी, उसके सामने इतनी दिक्कत पैदा हो गई थी कि वो इस प्रकार से कल्पना करके एकदम डरा सा हुआ है। सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें ठीक होने जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर झींगी बांध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की ससराहट कमरे में जान डाली। जगपति अपनी पार्टी पर सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पैर से टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इस सांसों की आवाज़ में जीवन सा संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया और उसे अंधेरे में, है ना, कहता, और अंधेरे में उसकी आंखों
गड़गड़ाए जैसे बहुत देर बाद चंदा मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गया। वह मुक्त सा ताकता रहा। मतलब जब उठी तो थोड़ा सा अच्छा लगा। कहता है कि चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गफुआरे बालों की सी महक, दूध की कछंद, शरीर की रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी, हल्का मिटा हुआ सा आभास हुआ। नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियों और सांस में घुल आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय फूल की पंखुरी से पतले पतले ओंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध पी महक, उसकी आंखों में सामने ममता की सी छाई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्पष्ट शब्द ही निकल आए। बच्ची डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। जैसे लगा कोई उसे शिशु उसके अंग में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया है हो। उसने दोनों हथेलियों को परसाई उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कठोर चीज उसकी अंगुलियों से टकराकर जैसे उसके होश में आया। मतलब ये सब जो हो रहा था, ये सब जगपति के साथ हो रहा था। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर पर नीचे टटोला। एक रुमाल में बांधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ कहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो उसे जैसे सांप घुस गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे हुए थे। मतलब जो उनको बताया गया था कि ये जो दवाई आई है, ये मेरे कंगन को बेचने के बाद हम आपका दवाई लाए हैं। तो यहाँ पर फिर वो कंगन उसको कैसे मिल जाता है जगपति को, ये उसमें आश्चर्य के साथ जगपति यहाँ पर देखते हैं। और तब उसके सामने सब दृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक, उसे तो कहा था दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। मतलब कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाएं, मतलब उठा दें और पूछें, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाट में जाकर पड़कर लुढ़क गया। मतलब जाके वहां पर बैठ जाता है। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज छुपाई रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों, किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसकी शरीर सिमटती जा रहा है और वह एक सीख सा बना ढांचा रह गया है, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। मतलब ऐसा हो गया है उसका शरीर सोचते सोचते। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा के कड़े मांग से बेच ले और वे छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने ही दिन गैर हाजिरी के बाद वकील साहब की दूसरी मुरारी रख लिया था। वह रोज यही सोचता था कि पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय से उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा को उसे पत्नीत्व का पद ही छीन ले गया हो, उसका पतित्व छीन लिया गया हो, मातृत्व छीन लिया गया, तो उसकी जीवन की सार्थकता ही क्या रह गई। मतलब उसका अगर कोई पूछ नहीं है, उसका कोई मान नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या जीवन का क्या महत्व रह गया है। चंदा के साथ वो अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले, फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी। और उसे कड़ों को मांगने से पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, उसे कैसे उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह के शाम तक इधर से उधर काम की टोह में घूमता रहा। मतलब काम की खोज में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किसी संपत्ति पर क्या है उसके पास,
जिसके आधार पर वह कोई उसे कुछ देगा। मतलब जब आपको तभी सामान कोई या उधार देगा जब आपके पास कुछ देखेगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मरतबा पैसों के हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा कर लेते। और गली में कोई खोचे वाले फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को झाड़ झाड़ कर 4 दाने की ज्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बांधते। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते। अपने पैसे को बचाने के चक्कर में ऐसा इतना सारा काम करता। शाम को सड़ी गली तरकारियों से शायद के कारण लाते, मतलब घर में। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोक कर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो परोठे में एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद वह आगंतुक कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। और उस हंसी में एक अजीब सी उन्माद थी। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंखों से देख लीजिए। उन्हें समझाते हुए जाइएगा कि अब तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है कि वो दिन भर घूमते बर्दाश्त कर सके। मतलब ये बच्चन सिंह और चंदा आपस में बात कर रही थी। बोलती कि हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती है। मतलब कमजोरी है इतनी जल्दी मिट नहीं सकती है। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष सवर था या जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है। अब उसने पैर उठाए तो बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान है? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे कुछ खबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, है ना? कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ। भला कौन कहता जगपति के पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थितियां उसके स्वर भर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की, जैसे जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते, है ना? मर्दों के घर में ना रहते घुस कर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निशानों पर ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है, कि फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी हुआ, अपनी तरह अकेला है होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना ही मेरा मतलब कि उससे कुछ लिया जाएगा, उससे भी जाएगा। जगपति ने आंखों में दीवार पर कड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ना? मतलब अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो वो भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमको एक दिन मदद करेंगे या फिर हम भी उनसे एक दिन मदद लेंगे। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज़ ही आने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती। तभी जीवन की तमाम विषमताएं उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर समय एक आदमी है बेकार, यह माना है कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2-4 हाथ पैर, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ और वह सोचता, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी उसकी जी सकने की आदि है। मतलब वो सुख और दुख झेल सकता है, आदि है। अभावों के जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनित क्रीड़ा। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसके उस
क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन शायद, हाँ शायद नहीं, उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या, वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सी रिश्ती जा रही है, मतलब उसके अंदर जो कोसता है वो है क्या चीज़? धन नहीं है, टेंशन नहीं है, भावना नहीं है, फिर है क्या? अपना उपचार मांगता है, शायद काम, हाँ नहीं, यही बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुनाना छोड़े, या अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसकी सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या अवशोषण। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि उसको उसका काम उसको टीस जा रही थी, या फिर एक प्रकार से उसके अंदर कौंध रही थी। पोषण उसके सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस से सिर्फ वह काम चाहता है और काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण की ओर जगपति की लकड़ी की काट खुल गई। बोर्ड पर टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई काम नहीं था। गांव के आने वाली गाड़ियों उसकी कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा कर वहां से गिरवा दिया जाता। घाटे का एक ओर रखी गई चेलों का कचट्टा करीने जैसे लग गई और मुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए, मतलब उसको चीरने के लिए आरी वगैरह। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय कर लिया, मतलब भी बिजनेस अब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े बड़ी स्कीमें बनी कि तरह जलाने की लकड़ी बढ़ाते बढ़ाते एक दिन हम इमराती लकड़ी की कोठी बनेगी, मतलब बड़ा कोठी। चीरने की नई मशीनें लगेंगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन से भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा, और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है तो 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोगी है। दिन भर में 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात की बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव में सिर्फ उसका और अपना काम ही कर सकता है। अब वह कामदार है ना, मतलब वो अच्छा खासा काम पकड़ लिया था। इस प्रकार वह कामगार तो था, लेकिन जब टाल की ऊंची जमीन पर बड़े छप्पर के नीचे तख्त पर गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों को ढेर कटे हुए पेड़ के तने जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निहत्था बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है, फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे। तब इनकी ठठरियों की सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोलकर बेच दिया जाएगा, और तब इसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती। उसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दने वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गड़रेदार ताना और उसके सामने गहरी हुई वायु में निसहाय कांपती है ना, मतलब वो जो तार का पेड़ है उसके माध्यम से वो उसको कल्पना कर रहा है। कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चरचराती, झड़ती धूप धूली भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली में पेंच की एक रस खरखराती आवाज में कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निहाई में उतरता जाता, जिसकी गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े के रोंदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती। तो वह लालटेन को जलाकर छप्पर के खंभे की कील से टांग देता, और उसकी थोड़ी ही देर के बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह को एक काले धब्बे की तरह आते दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते ही अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता
तो उसे बहुत विशाल सा लगने लगता है, जिसके सामने उसे बड़ा अस्तित्व डूबता महसूस हुआ। कहने का मतलब है ये जो कर्ज लिया गया था वही है कि जो कर्ज लेता है कि तन के साथ साथ मन को भी गला देता है। यही बात उसको कौंध रही थी कि अभी तक जो उन्होंने कर्ज लिया था कड़ा का, उसके सामने उसको छोटा महसूस करवा रहा था। एकाध बिक्री के बाद बात होती और तब दोनों की घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी लग जाती और चंदा के सामने बैठकर दोनों को खिलाती। आगे बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसके भी बाहर है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में या तो मसाला भी मसाला रहेगा या फिर तरकारी की तरकारी। वाह वाह क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोलकर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज ना भुना घी ना मिले तब पेट ही ना भरता। मतलब वो उसकी सब्जी या खाना का तारीफ किया जा रहा था। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो, सिरका अगर मिल जाए तो समझो कुछ मिल गया, उससे मुझे सिरका ना कैसा लगता। पर अब ऐसा जवान चढ़ा है कि यह इन्हें कागज की पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनाते ही नहीं, आदत पड़ गई है। फिर मन ही मन करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो वो भी एक चमचा परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता। फिर चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। कहते कहते वह पानी देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। ना जाने क्यों खामोश ना जाने क्यों खामोश सी चोट उसकी पीड़ा दे जाती है ना। और उसके समझा लेती कि मेहनत तो नहीं है, मेहनत तो नहीं है, पर मांग सकते थे, भूख नहीं लगेगी। जगपति खाना खाकर टोल पर लेटने चला जाता है। उसकी अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तनख्वाह पर वह लेटता तो अनायास ही उसके दिल भरा आता। पता नहीं कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस चटक और ऐंठन पैदा करने लगते हैं। कोई एक रग दुखती सी सहलाती भी है। जब सभी नसें उसे चटकारती हो तो वह कभी रहा नहीं जाता। अकेले हाथ सहलाए वो रहता, लेटे लेटे निगाहें ताड़ के उस बनी हुई पुख्त में जमीन रहती, जिसके सिरहाने काटा लेके बबूल का एकाएक पेड़ सुन सा पड़ रहता। जिस कब्र पर एक प्रदानशीन औरत बड़े लिहाज के आकर सवेरे सवेरे बेरा और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती, माथे टेक कर उस कदम उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बरसातियों के मुंह में खो जाती। शाम होते ही आती, एक दिया बराती, अगर सिबत्तियाँ जलाती तो फिर मुड़ते हुए ओढ़ने का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की कांपते रोटी कभी कांप बुझ जाती और उसके कदम बढ़ चुके होते। थकी उदास से उसकी फिर से साधे सामान्य से अब वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती और तब तक रात की तन्हाइयों में बबूल की कांटों के बीच उस साई साई करते हुए ऊंचे नीचे मैदान में से उस कब्र से रूह को निकालकर निपट कर अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे हुए सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस की आवाज़ में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ाकर उठाते। जगपति का बदन कांप उठ जाता। कहने का मतलब है जहाँ उन्होंने लकड़ी का दुकान बनाया था वहाँ पर वो जाके सोते थे और वहाँ पर वो खुला था, जिससे कि तार के पेड़ के ऊपर में जो गिद्ध रहा करते थे उसको रात में वो बहुत हड़बड़ाता था। वह भटकती रूह जिंदा सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले हुए डूब जाती। जगपति अपनी टांगों के पेट से भीगकर कंबल से मुंह छुपा ओंठ लेक जाता। तड़के की ठेले पर लगाए काकयों की लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल के लपेटे घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे सवेरे टहलने जाता। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकला आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतानी उसे देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटककर माथे की पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वंशिया मुँह का देखा है। ना जाने रोटी भी नसीब होगी ना कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े।
राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि मेहतरानी के घर नाच के भर दे। मतलब अब ये दो कथन एक साथ या दो कहानी एक साथ चलती है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। और सब राजश्री वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात में तेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी कि फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय पे पहुंच गई, जहां वह टिके हुए राजा के भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारनी बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रातों रात उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले वह सराय छोड़कर महल में लौट आई। राजा बहुत सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने से खबर राज भर में फैल गई कि राजा निकल गए हैं। चारों तरफ खबर चली गई थी। उस दिन टोले मोहल्ले में हर आंगन में बरसात की मेह की तरह यह खबर बरसाई फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है ना। देखिए यहाँ पर तुरंत राजा का बात किया जा रहा है, तुरंत चंदा का बात किया जा रहा है, तुरंत रानी का बात किया जा रहा है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिरकती सुरही रुक गई। मुंशी जी की अपना मिर्जान लगाना छोड़ विफारित नेत्रों से तानकर खबर सुनी। बंसी किराए वाले ने कुएं में आधी रस्सी खींच ली। डोल पर मन भरा पटक कर सुना। सुदर्शन जी दर्जी मशीन के लिए पहिए को हथेली में रगड़ कर रोक कर सुना। मतलब ये खबर जब फैल गई तो सभी अपना अपना काम छोड़कर उसको पहले ध्यान से सुनना मुनासिब या फिर जरूरी समझा। मतलब हो गया, मतलब रुक गया, दर्जी का हाथ रुक गया, पानी उठाने वाले का हाथ रुक गया, है ना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लरी मुलाजा की कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जगहट के बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। अच्छा साल हो गए, शादी ना हो, बाल ना बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कलछुनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तौनी की ऐसी मर्जात रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई भी नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने ही घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें पड़ोस के घर की जाने गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमाया आया और तब सब औरतें देवलोक की दवाइयों की तरह तरह गंभीर बने और अपने पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे घिसक गई। मतलब उसको गलत तरीके से या फिर शक की नज़र से उसको देखा जा रहा था। इसको चंदा को सुबह का खबर यह फैलने लगे कि जगपति टाल पर चला गया था। सुबह सुन उसने आवाज़ आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किराए पर पड़ा रहा। ना ठेके की लकड़ियाँ चिराई, ना ही बिक्री की ओर ध्यान दिया। दोपहर खाने के लिए ही घर आया था। जब रात अच्छी तरह फैल गई तो वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियों की चटाई मुट्ठी बांधकर मुंह का जोर देखा तो उसे नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें ली और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते ही वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया गया है। उसकी फटी हुई सी नस हिम शीतल से होंठ रगकर सारा रस चूस लिया। उसने गली के अंधेरे में हिकारत भरी कालिक और भी भरी गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक गई, घूट जाएगी। पीछे मुड़ा, रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चारों ओर से निशब्द कदमों की किसी तरह घर की भीतरी दिहाड़ी तक पहुंच गई। दाईं ओर सी रसोई वाली दहलीज के कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवारों से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी, है ना। कुप्पी का प्रकाश उसके अंधे चेहरे का उजागर किए था। आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े हुए फूल के पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियाँ टूटने की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पर पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा
लगा, मतलब एकदम सुन पड़ गया था। एड़ियाँ भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन है, सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि पकड़कर उसे उठा लें, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पहुँच दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहरी में झांककर कहे, देवलोक से किस शापवश निरावस्थ हो तुम इधर आ गई हो चंदा? यह शाप तो अमिट था। शाप मतलब श्राप। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली, जगपति के सामने देखा। उसे लगा कि वो एक बार की नंगी हो गई हो। अतिशय तभी चंदा ने हड़बड़ाकर देखा और लज्जित होकर उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत यहाँ से उठकर रसोई की ओर खो गई। जगपति एकदम हताश हो उसने कमरे की देहरी पर चौखट के सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि बराए स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक घर वाले के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता जा रहा था। एक अजीब निस्तब्ध असमंजस गति वो पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन, मतलब दोनों के बीच में बात नहीं बन रही थी। खाना खा लेते चंदा का सबर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैसे, जैसे तैयार होकर बैठे हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सादे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वो उस सूचना से परिचित था, वो बोला, अच्छा। चंदा फिर बोले, मैं बहुत पहले घर चिट्ठी डाली थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला, ठीक है, आ रहे हैं तो ठीक है। चंदा का बांध टूट गया और वह घड़ी घुटने में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। उसमें जगपति क्षण भर विचलित हुआ और जैसे जम जाने के लिए उसने ओंठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी फूट पड़ा। जब वह मुझ पर क्या दिख रही है बेशरम बेगैरत, उस वक़्त नहीं सोचा था जब वो मेरी लाश तले थी? तब भी झूठ है ना? ससुंगे के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगात पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी लगाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात पर ही काटता रह गया। तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में वह मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसी दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन मन को खोखला कर गई जी चाहने पर भी वह ना जा सक पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वह वहीं पड़ा रहा। काफी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा। नजदीकी घर में गांव में एक लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसे ना आँख ना मजदूर थी। तो ये सब कहानी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुख्य बिंदु थे ये ऊपरी तौर पर यहाँ पर दिया गया था। अब ये जो कहानी है इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट समाप्त हो जाती है। दोनों के बीच में बहस भी होती है और ये जो बहसबाजी होती है उसको एक शक के नज़र से देखा जाता है और लास्ट में जो होता है वो रानी के कोख से एक बच्चा का जन्म होता है और राजा को लगता है कि ये मंत्री का बच्चा है, क्योंकि मेरे रहते हुए तो ये बच्चा नहीं हुआ था और ये रानी मंत्री के साथ मुझे खोजने के लिए जंगल गई थी। तो इस प्रकार से ये शक के रूप में देखता है। और यहाँ पर भी जो जो चंदा रहती है, चंदा का भी एक बच्चा होता है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये जो बच्चा होता है ये बच्चन सिंह का है, ना कि जगपति का। और इस प्रकार से उसको हमेशा कोसा जाता है। किसको कोसा जाता है? चंदा को। और चंदा को कोसने के पश्चात लास्ट में यह होता है कि अपनी लाज के कारण वो चंदा का देहांत हो जाता है। चंदा का देहांत हो जाता है, मतलब कानून में लिखा था कि उसके बाद चंदा मेरी अंतिम चाह यही है। मतलब अब जब वो मर जाती है तब वो लिखते हैं, कौन लिखते हैं? जगपति कहता है कि चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 2 दिन में मेरी लाश
दुर्गति होगी तब तक तुम आ सकोगी। चंदा अपनी आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। मतलब जब इनका भी मृत्यु हो गया तो एक पत्र में लिखे थे कि मेरी लाश को तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक मेरी पत्नी या मेरे बच्चे नहीं आ जाते। और वो अपने उस पश्चाताप को चिट्ठी में लिखते हैं कि मुझे एक पाप ने नहीं पश्चाताप ने मारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, कितनों बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे कहते हैं कानून उसने लिखा था कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चिया जाएगा। कहने का मतलब है मुझे पोस्टमार्टम किया जाएगा, पहचाना जाएगा, लेकिन ऐसा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जहर है, मैं अफीम नहीं रुपये खाए हैं। मतलब वो जो कर्ज लिए थे वही कर्ज चंदा से उसको कहा गया था कि आदमी को पैर उतना ही पसारना चाहिए जितना कि उसका चादर है। रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था। क्या था? रुपयों का कर्ज था। उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाया जाए। बस माँ जब कहानी समाप्त करती है तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते हैं। तो ये था कहानी और मेरी कहानी भी समाप्त हो गई। पर एक सवाल इसमें रह जाता है ना, कि क्या ये उनके द्वारा जो शक किया गया था क्या सही था? यही होता है कि आदमी को जिंदगी में एक भरोसा, एक उम्मीद, एक विश्वास दाम्पत्य के बीच में होना चाहिए, जिसके माध्यम से अपने जीवन को एक संपूर्ण तरीके से जीते या जीवन जी सके। तो ये उसकी मम्मी द्वारा सुनाया जा रहा था कहानी है और सभी बच्चे वहाँ पर वो फूल चढ़ाते हैं। तो ये था दोस्तों आज के हम लोग का संपूर्ण कहानी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दें ताकि हम भी ऐसे ही और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।